हेलो। आज हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज उसका डिस्कशन करेंगे। अगर अभी भी आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर या प्रेस बेल आइकन नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगर पहले आपने सिलेबस का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे पहले एक बार देख लीजिए, तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज है वो समझने में सही रहेगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो पहले क्या था, पहले जीटीयू में 8 चैप्टर थे। इस बार क्या हुआ है, सब्जेक्ट कोड चेंज हो गया है। 3171003 उससे पहले था 2171003। उसमें 8 चैप्टर थे। उसमें जो पहला चैप्टर रहता था वो बेसिकली सिग्नल सिस्टम का इंट्रोडक्शन का रहता था। जो आपने फोर्थ सेमेस्टर में सिग्नल सिस्टम जो आपने प्रिपेयर किया है उसी के हिसाब से उसमें उसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाते थे। तो फिर भी मैंने इसमें इसलिए डाला है क्योंकि ये बेसिक है, तो ये पूछ भी सकते हैं। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन सिग्नल सिस्टम एंड सिग्नल प्रोसेसिंग उसमें से क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो उसका डिस्कशन पहले करेंगे। जैसे कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डिटरमाइन द वेदर सिस्टम इज स्टेबल, कॉजल, लीनियर, टाइम इनवेरिएंट। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर जीटीयू में भी नहीं आता है तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी टाइप्स ऑफ सिग्नल देन टाइप्स ऑफ सिस्टम की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो मेरी आपकी ये से गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ एक बार इसे ठीक से पढ़ लीजिए। और कई बार तो गेट में 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट डिटरमाइन द सिस्टम्स में से ही होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन अभी रखा गया है वो जीटीओ में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो पहले y of n is equal to x of n plus 3 u of n plus 1 and y of n is equal to x of mn plus where m is an integer greater than 1. Then second is check the following system for time invariance and linearity. ओके, तो लिनियरिटी में आपको सुपरपोजिशन थ्योरम है उसको अप्लाई करना है, लाइक एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल आपको चेक करने के लिए सही रहेगा। एंड थर्ड इज द डिफाइन स्टेबिलिटी ऑफ discrete time system, derive the necessary and sufficient condition to test the stability and test the stability of an system whose impulse is from h of n a raised to n u of n. तो ये आप बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट कंडीशन से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। तो लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम, रिकर्सिव सिस्टम, स्टेबल सिस्टम एंड कॉजल सिस्टम, उसको आपको डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ डीएसपी। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग, लाइक कंप्यूट द कन्वोल्यूशन y of n is equal to x of n कन्वोल्यूशन h of n where x of n and h of n is given। यहाँ पे एक कन्वोल्यूशन की कौन सी मेथड आपको यूज करना है वो डिफाइन नहीं किया गया, तो आप टेबल मेथड भी यूज कर सकते हो। देन डिटरमाइन इफ द सिस्टम डिस्क्राइब बाय फॉलोइंग इक्वेशन आर कॉजल और नॉन कॉजल एंड स्टेबल और नॉट। तो ये सिस्टम में से एग्जांपल है, तो ये आपको देख लेना चाहिए। Then next is a discrete time signal is defined as x of n is equal to 1 plus n by 3 for minus 3 to 1, 1 for 0 to 3 and 0 otherwise। So उसमें आपको क्या करना है कि find the value of x of n and sketch the sequence। तो इसमें जिस तरह से वैल्यू डिफाइन की गई है वो आपको यहाँ पे पुट करना है 1 by 1 और उसको स्केच करना है। बाद में शिफ्टिंग का यूज करना है, पहले x of minus n plus 4 को करना है और उसको स्केच करना है, और बाद में x of n minus 1 4 आपको ड्रॉ करना है और उसको स्केच करना है। बाद में एक क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालाइजिंग। तो ये भी बेसिक में से ही क्वेश्चन है। डिराइव द क्राइटेरिया ऑफ सैम्पलिंग ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एलियासिंग where the criteria is not followed। Okay, so yes, question stability में से prove the convergence of absolute sum of impulse response is sufficient condition for bounded input bounded output stability of LTI system। Show that this condition is also the necessary condition for bounded input bounded output stability। Okay, तो ये basic question थे। अब हम chapter 1 से start करते हैं।
जो कि आपका GTU में भी इस बार सब्जेक्ट कोड जो है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग 3171003, उसमें भी चैप्टर 1 ही दिया गया है। तो वहाँ पे वंस अगेन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, LTI सिस्टम, ये तीनों टॉपिक पहले से ही डिफाइन है। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उसका क्लासिफिकेशन ठीक से देख लीजिए, बाद में LTI सिस्टम की प्रॉपर्टी देख लीजिए, कन्वोल्यूशन, उसके टाइप्स, उसके किस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं, टेबुलर इक्वेशन बेस्ड विद द हेल्प ऑफ स्केच, तो वो एक बार देख लीजिए। बाद में लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन है, तो ये भी आसान सा टॉपिक है जो हमने सिग्नल सिस्टम में भी देखा था, तो ये भी आप एक बार देख लीजिए। और DTFT और कोरिलेशन है, तो कोरिलेशन के बेस भी क्वेश्चन काफ़ी बार कन्वोल्यूशन के साथ ही पूछे जाते हैं। तो ओके, हम अब देख लेते हैं कि GTU में पहले, इससे पहले कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं। ओके, फाइंड कन्वोल्यूशन ऑफ टू सीक्वेंस x of n is equal to -1 raised to n u of n and h of n is equal to u of n. सेकंड is x of n is equal to 1 2 4 and h of n is equal to 1 1 1 1. तो आप पहला वाला आपको सॉल्व करना है, तो आई थिंक इक्वेशन बेस या स्केचिंग बेस में से आप दोनों में से कोई एक मेथड यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इक्वेशन बेस सही रहेगा। सेकेंड वन, उसमें आप टेबुलर मेथड यूज कर लो, क्योंकि हाँ प्रीडिफाइंड सीक्वेंस दिया गया है और यहाँ पे किसी जगह पे एरो इंडिकेट नहीं किया है, मतलब फर्स्ट इज बाय डिफॉल्ट एट ओरिजिन। ओके, तो सेकेंड है एक्सप्लेन इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम। Find the step response of a system whose impulse response is h of n a raised to minus n. Is it? This is minus n, u of minus n for 0 to 1 a limit. तो इसमें आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स और स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करना है, जो आप इस इक्वेशन के हेल्प से कर सकते हो। सिंपल इंटीग्रेशन और सिंपल फॉर्मूला ऑफ for step response. Okay, then given third is h of n impulse response LTI system. Okay, this is LTI system impulse response. Determine response of the system to input signal x of n. Okay, इसमें मेथड दिया गया, इसमें आपको एनालिटिकल मेथड यूज करना है। उसमें इसमें क्या है कि x of n h of n दिया गया है, आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स ऑफ इनपुट सिग्नल आपको फाइंड करना है, तो ये आप कर सकते हो। Then state and explain the condition following by all LTI system is general given one example each of LTI non-LTI system. तो आपको इसमें क्या करना है कि LTI के सिस्टम के एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है और नॉन LTI के भी। Then define impulse response of LTI system. Explain how from the impulse response the frequency of the LTI system can be determined. तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जब आप LTI से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में किस तरह से फॉर्मूला मतलब किस तरह से निकाल सकते हो, ये भी आपने थियरी में हमने डिस्कस किया है। बाद में है ऑटो कोरिलेशन एंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द सीक्वेंस। तो ये ऑटो कोरिलेशन में से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोरिलेशन में ऑटो कोरिलेशन ऑफ सीक्वेंस कैसे निकालते हैं, ये आप हमने क्लास में भी देखा है। देन गिव द इक्वेशन ऑफ DTFT इनवर्स DTFT एंड शो द DTFT इज लॉसलेस ट्रांसफॉर्म। तो इसमें आपको क्या करना है कि पहले आपको DTFT और इनवर्स DTFT का इक्वेशन लिखना है और बाद में उसको लॉसलेस क्यों बोला जाता है, तो ये भी आपको हम यहाँ पे दिखाना है। देन चेक फॉर द शिफ्ट इनवेरिएंस एंड स्टेबिलिटी फॉर एन एक्यूमुलेटर। तो ये सिर्फ स्टेबिलिटी कंडीशन के लिए जो भी बाउंडेड इनपुट बाउंडेड इनपुट है, तो उसका ही इसका डिस्कशन यहाँ पे आपको डिटेल में करना है। बाद में जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क्रीट टाइम सिस्टम NE2। ओके, एन इम्पल्स इनपुट व्हेन एक्यूमुलेटर यील्ड्स एन यूनिट स्टेप आउटपुट, आपको चेक करना है और जस्टिफाई भी करना है। फॉर अ कॉजल LTI सिस्टम इम्पल्स रिस्पॉन्स h of n equal to 0 for n less than 0। और थर्ड द कन्वोल्यूशन ऑपरेशन सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये तीनों है LTI सिस्टम में से बेसिकली है, तो आप इसको आसानी से इसको जस्टिफाई कर सकते हो। देन एक्सप्लेन द सिमेट्री प्रॉपर्टी फॉर द फोरियर ट्रांसफॉर्म रियल ऑड रियल इवन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक बार नहीं काफ़ी बार बोला हुआ है कि एक बार आप प्रॉपर्टी का चार्ट बना लीजिए, तो उसमें क्या होगा कि प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आप इजीली उसको मतलब अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी के क्वेश्चन होंगे, आगे भी मैं दिखा दूंगा कि Z ट्रांसफॉर्म में भी प्रॉपर्टी बेस के क्वेश्चन काफ़ी सारे बार रहते हैं। ओके, सो फाइंड द कन्वोल्यूशन फॉलोइंग पेयर ऑफ डिस्क्रीट है। ओके, तो x of n दिया है, h of n, x to n, h to n, तो ठीक है, यहाँ पे किसी मेथड का में से जिक्र नहीं किया है, तो आप डायरेक्टली टेबुलर मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो।
Then define DTFT using DTFT to find impulse response of LTI and system described by different sequence. तो एक इक्वेशन दिया गया है, आपको उसको DTFT लगा के उसको सॉल्व करना है. तो DTFT का फॉर्मूला आप जब प्रॉपर्टी लिखते हो, मैंने फिर से बोल देता हूँ कि एक बार आपके पास टाइम रहे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, Z ट्रांसफॉर्म, DTFT, DFT, उन सब का एक प्रॉपर्टी चार्ट बना लीजिए, जिससे क्या होगा कि उसमें पहले आप इक्वेशन लिख दीजिए जो बेसिक इक्वेशन सभी के लिए रहता है, और बाद में सभी की प्रॉपर्टी दिखी, लिनियरिटी, टाइम शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, जो भी है वो एक रो बना के लिखिए और बाद में सबको एक चार्ट अच्छी तरह से बना दीजिए. तो उसके क्या होगा कि जो भी एग्जाम्पल आपको सिग्नल सिस्टम या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, या फिर आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फ्यूचर में जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपके लिए ईजी रहेगा. ओके, तो कैलकुलेटेड DTFT ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल, तो ये सिर्फ DTFT का फॉर्मूला है जिससे आप उसमें ये 7 एक्चुअली काउंट्स नहीं था, वो मार्क्स है. ओके, ठीक है. देन द Z ट्रांसफॉर्म एनालिसिस लीनियर टाइम ऑफ इन्वेंशन सिस्टम, दिस इज सेकंड चैप्टर दैट इज गिवन एज पर सिलेबस. इसमें से बता देता हूँ कि Z ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी आनी ही है, आइदर इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल और इन टर्म्स ऑफ प्रूफ या थ्योरी. तो बेहतर है कि आप Z ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी एक बार अच्छी तरह से देख लें कि उसकी प्रूफ कैसे होता है. हमने सारा डिस्कशन क्लास में तो किया है, फिर भी मैं आपसे बोलूँगा कि एक बार आप खुद से भी एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है Z ट्रांसफॉर्म में से कि Z ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके बेस पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व होते हैं. और ROC, मैं फिर से बोलता हूँ, जब भी आप Z ट्रांसफॉर्म का एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो तो ROC लिखना मत भूलिए. विदाउट ROC Z ट्रांसफॉर्म एग्जाम्पल शुड नॉट बी कंप्लीटेड. तो ये आपको ROC कंपलसरी लिखना ही लिखना है. और बाद में इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म में 3 मेथड्स है, तो वो एक बार देख लीजिए, वो भी आ सकता है. देन ROC की प्रॉपर्टीज, देन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फॉर ऑल पास इनवर्स सिस्टम, देन मिनिमम मैक्सिमम फेज सिस्टम, देन डिफरेंस इक्वेशन. ओके, तो ये सारे टॉपिक है जो हमने ऑलरेडी सिलेबस में भी देखे हुए हैं, और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने आपको अभी बोल दिया. तो अब हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन रिपीटेडली GTO में भी पूछे जाते हैं. ओके, तो फर्स्ट डिटरमाइन द इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म x ऑफ Z इक्वल टू 1 - 1/2 Z इनवर्स, 1 + 3/4 Z इनवर्स प्लस 1/8 Z is to -2 where Z is greater than 1/2. ओके, तो यहाँ पे राइट साइडेड सीक्वेंस ये आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आपको उस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व करना है. ओके, प्लीज राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड, जो ROC की प्रॉपर्टीज है, ROC, डिफाइन ROC और ROC की प्रॉपर्टी, वो फिर से एक बार प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि उसके बेस पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल GTO में भी पूछे जाते हैं. ओके, सेकंड है कि द सिस्टम फंक्शन ऑफ अ कॉजल लीनियर टाइम सिस्टम इज h of Z that is equal to 1 - Z इनवर्स डिवाइड बाय 1 + 3/4 Z इनवर्स. यहाँ पे आपको इनपुट दिया गया है x of n is equal to 1/3 u of n plus u of n - 1. अब आपको क्या करना है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करना है. ओके, तो पहले आप यहाँ से x of Z निकालिए, फिर यहाँ पे h of Z तो दिया गया है, उसके हिसाब से आपको फिर इनवर्स Z ट्रांसफर करके आपको h of n मिल जाएगा, और x of n है, h of Z है, x of Z है, देन h of n भी है, तो आपको y of n भी मिल जाएगा. बाद में आपको क्या करना है, इज द सिस्टम स्टेबल, तो इसके लिए आपको बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, जो आपकी बेसिक कंडीशन है स्टेबिलिटी के लिए, वो आपको चेक करना है. तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा वेदर सिस्टम स्टेबल और नॉट. बाद में क्वेश्चन है कि स्टेट इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ Z ट्रांसफॉर्म, उसमें कन्वोल्यूशन और डिफरेंशिएशन Z ड्रामोइन प्रॉपर्टी आप यहाँ पे पूछी गई है. तो ये भी काफ़ी बार GTO में पूछे. मैं पहले भी बोला था कि Z ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी आइदर इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल या प्रूफ के बहाने, किसी बहाने GTO में ये Z ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी तो पूछी जाती है. एक क्वेश्चन है कि स्टेट इम्प्रूव द डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ Z ट्रांसफॉर्म यूजिंग दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइन Z ट्रांसफॉर्म ROC सिग्नल. तो ये एग्जांपल में आपको क्या करना है कि पहले आपको डिफरेंशिएशन, यहाँ से फिर से पूछ लिया कि डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, और बाद में एक एग्जांपल दे दिया है जिसमें आपको सॉल्व करना है, उसका x ऑफ Z निकालना है, और बाद में उसकी ROC भी लिखनी है. देन वन सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पूछ लिया Z ट्रांसफॉर्म का, और डिटरमाइन Z ट्रांसफॉर्म फॉर वन एग्जाम्पल. मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी आपको Z ट्रांसफॉर्म का एग्जाम्पल सॉल्व करे तो उसमें ध्यान दे कि आपको ROC लिखना ही लिखना है, ROC लिखना मत भूल जाना. ओके, तो फाइंड इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म. अब इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म का एग्जांपल है कि वो एक अलग अलग ROC के लिए, जैसे कि 2 बिटवीन 2 and 3, तो क्या होगा उसका x of n, अगर Z <1 है तो उसका क्या होगा x of n. तो ये इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म के एग्जांपल्स हैं.
बाद में z ट्रांसफॉर्म का एग्जांपल है कि x ऑफ n इज इक्वल टू 1/4 रेज़ टू n u ऑफ n माइनस 1/2 रेज़ टू n u ऑफ माइनस n। काफी इजी एग्जांपल ये तो 1/3 x ऑफ n 1/3 रेज़ टू n माइनस 1 u ऑफ n माइनस 1, तो डायरेक्ट तो z ट्रांसफॉर्म इसका निकल जाता है r रेज़ टू n cos ओमेगा n u ऑफ n। z ट्रांसफॉर्म के एक हमने टेबल भी डिस्कस किया था जिसमें काफी बार जो पूछे जाते हैं उसका एक टेबल है और ओपन में भी दिया गया है जो बेसिक रेफरेंस बुक में है। तो वहाँ पे बेसिक z ट्रांसफॉर्म के जैसे कि a रेज़ टू n u ऑफ n, b रेज़ टू n u ऑफ n, या a रेज़ टू माइनस n u ऑफ माइनस n, a रेज़ टू n u ऑफ माइनस n माइनस 1, a रेज़ टू n u ऑफ माइनस 1, तो उन सारे के z ट्रांसफॉर्म के एग्जांपल सॉल्व तो है ही, उसके साथ एक टेबल फॉर्म भी बनाया गया है कि चलो इसका z ट्रांसफॉर्म ये होता है और उसकी ROC ये होती है। तो अगर वो टेबुलर फॉर्म भी आपको याद है तो अभी आप काफी सारे एग्जांपल इजीली सॉल्व कर सकते हो। लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द z ट्रांसफॉर्म। मैंने पहले भी बोला था कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ROC की प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी GTU में काफी बार पूछे गए क्वेश्चन में से एक है। फाइंड द z ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो एक एग्जांपल है उसका आपको z ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो ये भी सिंपल सा एग्जांपल है, आप जस्ट आपको पुट करना है इक्वेशन में। Then find the sequence for which the z transform is given below. Okay, तो आपको x of z दिया है, ROC दिया है दो, ROC mod z greater than 2 and mod z less than 2. ओके, तो इसको कम्बाइन करके आपको इनवर्स z ट्रांसफॉर्म निकालना है, सीक्वेंस मतलब x of n निकालना है। बाद में एक एग्जांपल के डिटरमाइन द सिस्टम रिस्पांस, y of n दिया गया है आपको और x of n भी दिया गया है, तो दैट मींस आपको h of n निकालना है। The next डिटरमाइन द z ट्रांसफॉर्म इंक्लूडिंग द ROC ऑफ द सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ पे z ट्रांसफॉर्म निकालना है और ROC भी आपको फाइंड करना है। ओके, इंक्लूडिंग द ROC। डिफाइन द z ट्रांसफॉर्म, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द z ट्रांसफॉर्म। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस और डिफरेंशिएशन, अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी आई थिंक थर्ड या फोर्थ टाइम यहाँ पे ही आया है। इसका मतलब ये कि ज़्यादातर डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी पूछी जाती है GTU में। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो वहाँ पे भी एक है प्रूव x1 कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है एक, और एक है डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड y ऑफ n यूजिंग लीनियर कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ z ट्रांसफॉर्म। तो इसमें आपको x ऑफ n और h ऑफ n दिया गया है, तो उसको आपको ग्राफिकल मेथड से भी वेरीफाई भी करना है। बाद में एक एग्जांपल है, उसमें x ऑफ z दिया है, वहाँ पे स्पेसिफाई लिखा है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो भी इनवर्स z ट्रांसफॉर्म की जो मेथड है उसमें एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है, उसको आपको यूज़ करना है और इनवर्स z ट्रांसफॉर्म निकालना है। और बाद में एक मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से आपको सॉल्व करना है। मेरी आपसे ये एक गुजारिश रहेगी कि आप सारी इनवर्स z ट्रांसफॉर्म की मेथड एक बार देख लीजिए। अगर आपको रेसिड्यू मेथड आती है देन यू कैन सॉल्व एनी एग्जांपल, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है z ट्रांसफॉर्म, वैसे लेक्चर में भी वो डिस्कस हुआ है, तो अगर याद है वो तो उससे आप वो कर सकते हो, पर यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया गया तो यहाँ पे आप तो लॉन्ग डिवीजन और पार्शियल फ्रैक्शन का यूज ही करना है। Then find z ट्रांसफॉर्म एंड ROC ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो यहाँ पे आपको ROC और z ट्रांसफॉर्म निकालना है फॉर द गिवन एग्जांपल, और सिंपल आपको इक्वेशन में पुट करना है, दैट्स इजी। Then determine the inverse z ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। ओके, तो लेफ्ट हैंड सिस्टम के लिए आपको ROC यहाँ पे दिया गया है, ROC ये है, उसमें आपको इनवर्स z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ओके, तो अब क्या है कि स्टेट इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू और फॉल्स के कंडीशन है। कन्वोल्यूशन ऑफ टू सीक्वेंस इक्वल टू कन्वोल्यूशन ऑफ द z ट्रांसफॉर्म, फिर मल्टीप्लिकेशन द z ट्रांसफॉर्म सीक्वेंस बाय z टू -5, एडवांस सीक्वेंस बाय 5 सैंपल। तो ये सारी प्रॉपर्टी बेस है, अगर आप देखो तो ये सारी z ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज है, उसमें से ही शायद ले गए। तो ये टू साइडेड सीक्वेंस कैन बी कॉजल एंटी कॉजल, ओके, ये ROC की प्रॉपर्टी से है। If the ROC of the z ट्रांसफॉर्म is outside the unit circle, all the poles lies inside the unit circle, तो ये भी ROC की प्रॉपर्टी से मेरा स्टेटमेंट है। For group delay to be constant phase response should be linear with the frequency, okay, ये group delay और time delay में से ये स्टेटमेंट है। When two LTA system with impulse response are cascaded resulting impulse response obtained by multiplying H1 and H2n, एक्चुअली ये कन्वोल्यूशन में से एक स्टेटमेंट में से एक है। The frequency response of discrete time linear filter is a periodic, okay, तो ये एक स्टेटमेंट जो आपको periodic property या z ट्रांसफॉर्म जब डिस्कस कर रहे होंगे तो ये आपको ये देखने को मिल जाएगा। हाँ, बाद में एक क्वेश्चन, डिफाइन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर z ट्रांसफॉर्म, एक्सप्लेन राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस एंड डिस्कस द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस विद अ सुटेबल इलस्ट्रेशन एंड स्केचेस। तो ये सिंपल सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो ये भी आपको पहले ऑलरेडी था। डिटरमाइन द डिफरेंस इक्वेशन एंड द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम विद द z ट्रांसफॉर्म, वहाँ पे ROC आपको डिफाइंड है, तो आपको h of n निकालना है। टू सीक्वेंस दिया गया है, x1n एंड x2n,
उसमें क्या करना है कि फाइंड द z ट्रांसफॉर्म रिस्पेक्टिवली, यानी उसको आपको पोल जीरो प्लॉट में ड्रॉ भी करना और रिलेट करना है। ओके चलो यहाँ पे क्या डिफरेंस है क्या है वो आपको स्टेटमेंट में डिफाइन करना है। Then derive an inverse system for the system characterized by this equation and assuming zero initial condition। ये इनवर्स सिस्टम है जो एक्चुअली डिफरेंस इक्वेशन में से एक टॉपिक है, तो यहाँ पे आप उसको सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस जीरो इनिशियल कंडीशंस। अब नेक्स्ट चैप्टर में जाए तो चैप्टर 3 स्ट्रक्चर फॉर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। स्ट्रक्चर में सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आईआर सिस्टम, और उसमें देखा जाए तो डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2, ट्रांसपोज फॉर्म, कास्केड फॉर्म, ट्रांसपोज फॉर्म, कास्केड फॉर्म, यस। तो ये सारे फॉर्म है जिसका पैरेलल फॉर्म, तो ये सारे फॉर्म आपको रिपीटेडली आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में से। तो वैसे देखा जाए तो इस चैप्टर में से ये 4-5 फॉर्म है, अगर आपको उसको ठीक तरह से आता है देन यू कैन क्रैक एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन जो रिपीटेडली जीटी में पूछे जाते हैं वहां से लिए गए, तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द विंडो फंक्शन यूज्ड इन एफआईआर फिल्टर डिजाइन। Second question is obtain the system function h of z for the system described by the difference equation and realize the filter using this form, right? Direct form 1, 2, cascade form, parallel form for all the cases, and draw the structure neatly with the system equation at different point. Then determine the frequency spectrum of the signal, तो ये define करना है। Then second है draw cascade form structure of the system function. Then third है write a short note on windowing concept of sampling aliasing। एक्चुअली विंडोइंग तो नेक्स्ट क्वेश्चन का चैप्टर है, ठीक है। एक्सप्लेन द आईआर फिल्टर, ओके ये फिल्टर का क्वेश्चन एक मिनट स्किप करता हूँ। तो एलटीआई सिस्टम हैज द सिस्टम फंक्शन गिवन बिलो, ओके ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम डिफरेंस इक्वेशन, ये भी एक्चुअली चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। Yes, this is for the discrete time system shown below, write the difference equation, find the poles and zero। ओके तो ये आप स्ट्रक्चर से हिसाब से कर सकते हो। टू पोल एंड जीरो प्लॉट दिस, ओके आपको यहाँ पे कुछ दिया नहीं, आप सोच रहे हो यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया, तो एक्चुअली यहाँ पे टर्म मिसिंग, या आप एज्यूम करके यहाँ z या कोई भी कोफिशिएंट लेके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सम इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। The pole zero plot of the sequence showing the z plane, okay zero in pole आपको ठीक से दिख रहा है। write the z transform, find the sketch and sketch the sequence। ये actually z transform का question है। Yes, this is a signal flow graph। draw a signal flow graph implementing the system function as a parallel form structure and a cascade form structure। Then इसमें पैरेलल रियलाइजेशन आपको करना है, मतलब पैरेलल स्ट्रक्चर है। देन इसमें कास्केड स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। कंसीडर द डिस्क्रीट टाइम लीनियर causal system defined by difference equation। Then obtain direct form 1 and 2 relation of a system described by this particular equation and realize the direct form 2 for this particular equation h of z। नेक्स्ट चैप्टर है फिल्टर डिजाइन टेक्निक। तो फिल्टर डिजाइन टेक्निक में अगर देखा जाए तो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ही है। जैसे कि फर्स्ट एक है कंपैरिजन आईआर एंड एफआईआर। सेकंड क्वेश्चन में बोलूंगा कि इंपल्स इनवेरिएंस ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, उसमें से सोच के चलिए कि उसमें से एक क्वेश्चन तो मतलब आना ही आना है, या फिर विंडोइंग टेक्निक। तो ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मतलब आपको इस चैप्टर में से देखने को मिलेंगे, आइदर इन टर्म्स ऑफ थियरी और इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेडली जीटीयू में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट द मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ आईआर फिल्टर यूजिंग बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, कंपेयर द आईआर एंड एफआईआर फिल्टर। देन थर्ड इज द डिजायर्ड रिस्पांस ऑफ अ लो पास फिल्टर इज गिवन, सो दिस इज द एग्जांपल, ओके। तो यूजिंग हैनिंग विंडो, तो ये एग्जांपल भी हमने सॉल्व किया है। वैसे इसका एक एग्जांपल हमने सॉल्व किया है, वहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर विंडो के लिए सॉल्व किया था। तो यहाँ पे हैनिंग विंडो का इक्वेशन लगाना है और आपको सॉल्व करना है। List the various methods of designing IR filter. Explain the bilinear transformation method of designing IR filter. How does this method overcome the limitation of other method? Okay, तो ये मैंने पहले भी बोला था कि impulse invariance और bilinear transformation का method का प्लीज अच्छी तरह से कर लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस चैप्टर में से बोलूँगा, फर्स्ट प्रायोरिटी में बोलूँगा। ऐसे क्या आपको फर्स्ट क्वेश्चन अगर डिज़ाइन करना है तो इम्पल्स और बाइलिनियर का पहले डिफरेंस पूछूंगा कि क्या डिफरेंस है, और बाद में एक्सप्लेन करने के लिए बोल दूंगा कि चलो एक्सप्लेन कर लो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। सेकंड क्वेश्चन अगर मुझे पूछना तो ये भी पूछ सकते हैं कि विंडोइंग टेक्निक एक्सप्लेन करो, और थर्ड रहेगा कंपेयर द आईआर एंड एफआईआर। अगर मुझे अलग से पूछना है
तो केजर विंडो ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने पहले भी बोला था कि 4-5 क्वेश्चन ही इस चैप्टर में से निकल के आते हैं जो रिपीटेडली जीटीयू में पूछे जाते हैं। Then impulse invariance method for IR filter design describe the advantage and disadvantage of FI filter over IR filter comparison का हो गया। ये पॉलीफोज ठीक है, उसका एक मिनिमम ऑल फास्ट कंडीशन, ये दोनों अब जेड ट्रांसफर के टॉपिक में थर्ड मतलब चैप्टर 2 में से क्वेश्चन है ये चैप्टर दोनों क्वेश्चन जेड ट्रांसफर एनालिसिस उसके। देन derive the impulse response of ideal low pass with a cutoff frequency based on the inverse DTFT, explain the windowing method for designing FI filter। तो विंडोइंग क्वेश्चन का आपको देखने को मिल गया। Explain the impulse invariance and binary transformation based on for designing an IR filter। तो IR filter में फिर से आपको impulse invariance binary transformation मेथड मिल गया। एक्चुअली ये बटरवर्थ अभी सिलेबस से निकल चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि ये काफ़ी बार आप रिपीटेडली अगर आप जीटीयू के क्वेश्चन पेपर लास्ट 5 to 7 ईयर्स के आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो बटरवर्थ और चेबीशेव ये फिल्टर रहता है। लेकिन हाँ, मैं स्पेसिफिकली अगर इस बार बोलूँ तो इस बार ये सिलेबस में अभी तो डिज़ाइन है उसमें, सिलेबस में तो ये नहीं है। तो लेकिन फिर भी आप अगर सोचते हो कि कुछ बाहर से कुछ क्वेश्चन आए तो ये दोनों आपको एक बार ध्यान में रखने चाहिए। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म बेस्ड इक्वेशन बेस्ड एग्जांपल, जिसमें लीनियर कन्वर्जन, सर्कुलर कन्वर्जन बेस्ड उसका कंपैरिजन, तो ये सब मेन टॉपिक है। अगर आपने प्रॉपर्टी का चार्ट बना लिया है तो एक क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली आपको मतलब कोई भी चैप्टर में से वो इजीली आपको याद रहेगा। तो मैं आपको फिर से ये बात बोलूँगा कि एक बार एक प्रॉपर्टीज का चार्ट बना लीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए वो हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूट द डीएफटी ऑफ द सीक्वेंस फॉर द पर्टिकुलर सीक्वेंस। ओके, स्केच द 6 पॉइंट सर्कुलर कन्वर्शन फॉलोइंग सीक्वेंस, उसका आपको सर्कुलर कन्वर्शन निकालना है। देन प्रॉपर्टी ऑफ डीएफटी, प्रूव एनी टू, then give the two sequence of the length, find the circular convolution using the graphical method, obtain a 5-point circular convolution, state and prove the property of DFT, periodicity and time shifting, state and prove the property of DFT, circular and multiplication of two sequence, determine the response for a FI filter, X of n and Y H of n is given, use the DFT and IDFT formula. Then discuss the relationship of DTFT with Z transform DFS, calculate 4-point DFT of sequence, find inverse of DFT for the particular sequence, and what is the circular convolution, how it is different from the linear convolution, and determine the circular convolution of the two sequence। तो आपने देखा होगा रिपीटेडली सर्कुलर लीनियर और प्रॉपर्टी ऑफ DFT DTFT ये क्वेश्चन इसमें से रहते हैं। अब लास्ट चैप्टर की ओर बढ़े तो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म में निकल के आते हैं सिर्फ 3 क्वेश्चन। Either it is radix to decimation in time, second is radix to decimation in frequency, or Gauss algorithm। इन 3 में से एक क्वेश्चन आपको आना है। गॉस एल्गोरिथम तो थियोरेटिकल पार्ट है, तो 2 ही बचे ऐसे क्वेश्चन जिसमें थ्योरी भी है और एग्जाम्पल भी है। तो काफ़ी मतलब आप सोच के चल सकते हो कि इसमें से कौन से क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, तो जो रिपीटेडली क्वेश्चन जीटीयू में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो फॉर द गिवन 2 4-point sequence x of n h of n where x of n is this, h of n is this, and find the calculate DFT and calculate 4-point DFT, then develop radix to FFT algorithm using a decimation time approach, compute a 4-point DFT sequence for the particular one using DIT decimation time FFT algorithm, then compute a circular convolution। ये DTFT का मतलब 5th चैप्टर का क्वेश्चन है। देन ये भी 5th चैप्टर में से क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन ये DTFT और DF डिसिमेशन फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ से निकालना है। यहाँ पे जो बी ऑफ सी ऑप्शन है, फाइंड द DFT सीक्वेंस एक्स ऑफ एन यूजिंग डिसिमेशन फ्रीक्वेंसी एल्गोरिथम। तो ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि चैप्टर 5 और चैप्टर 6 का कॉम्बाइंड क्वेश्चन है। Then compute the 8-point DFT of the sequence using a decimation in time. So DIT FFT. Once again decimation time and FFT. Then theory है decimation frequency FFT algorithm आपको explain करना है। Then describe the difference between Fourier transform, Fourier series, discrete time Fourier transform, discrete Fourier ट्रांसपोर्ट देयर करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन सिग्नल। तो फिर से बोल रहा हूँ, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपने ठीक तरह से प्रॉपर्टी चार्ट बनाया तो ये क्वेश्चन भी आप अटेंड कर सकते हैं। A continuous time signal is a sample at a regular interval of 0.1 millisecond and DFT coefficient are obtained for segment 1। then what is the frequency separation between DFT coefficient। तो ये आप DFT के जो
क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व कर सकते हो। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रीट, ये दोनों डिस्क्रीट फोटोन, ये दोनों क्वेश्चन मतलब चैप्टर 5 से निकल के आते हैं। ये भी 10 क्वेश्चन, वो भी चैप्टर 5 में से, डीएफटी कोएफिशिएंट सीक्वेंस। लेकिन यहाँ पे आप इफेक्टिव एफिशिएंट कैसे है कंपेयर टू डीएफटी, इससे भी आप उसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। ओके, डिस्कस द डेसिमेशन इन टाइम एफएफटी एल्गोरिथम फॉर रेडिक्स 2। रेडिक्स 2 भी मोस्टली पूछा जाता है, वैसे रेडिक्स 4 भी होता है, ये सब भी हमने लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि रेडिक्स 2 क्या होता है, रेडिक्स 4 क्या होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम और यहाँ पे सिलेबस में रेडिक्स 2 प्री डिफाइन है, तो आप रेडिक्स 2 के एग्जाम्पल प्रिपेयर कीजिए। Then derive the DIT FFT flow graph for n is equal to 4, hence find DFT of this particular sequence. Then one example related to FFT algorithm is calculation, जो first topic है कि FFT efficient computation of DFT, उसमें किस तरह से ये पॉइंट का कैलकुलेशन करता है, तो कौन सा वाला एल्गोरिथम सही रहता है। ये हमने एक वाइवा में एक भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, और मतलब सीधी जब क्लास चल रही तभी मैंने बताया था कि वाइवा में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ इट इज़ बेटर। तो ये उस जो फॉर्मूला है 3 चैप्टर, उससे आप इसे निकाल सकते हो। Okay, describe the following terms in context of FFT: Twiddle factor, butterfly operation, decimation time, decimation frequency। इसको आपको ये डिफाइन करना है, और आप उसका एक क्वेश्चन का बेसिक क्वेश्चन बोल सकते हो कि अगर आपको फास्ट फूड ट्रांसफॉर्म चैप्टर करना है तो ये बेसिक डिफाइनेशन जैसा है जो आपको आना ही चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है डुअल सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीआईटी एफएफटी एंड मेथड फॉर फाइंडिंग 8 पॉइंट डीएफटी। तो आपको उसको सिर्फ मतलब फ्लो ग्राफ उसको ड्रॉ करना है, उसकी मेथड एक्सप्लेन करनी है। तो ये भी मतलब अगर आपने डेसिमेशन टाइम और डेसिमेशन फ्रीक्वेंसी ठीक से किया, देन यू कैन डेफिनेटली डू दिस क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन। तो ये सब डिस्कशन हुआ जो कि बार बार डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के सब्जेक्ट में से जीटीओ में पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे हर एक चैप्टर के एंड में या हर एक किसी भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। फिर से बोलो, दिस इज नॉट द थिंग दैट दिस क्वेश्चन ओनली मे बी आस्क्ड बाय जीटीयू। तो ये एक ऐसे पैटर्न है, या जीटीयू में से जो पूछे गए क्वेश्चन उसका एक लिस्ट बना के मैंने आपको प्रेजेंट किया है। तो आपको मतलब ख्याल रहे कि आपको कितना पोर्शन, कौन सा पोर्शन जीटीयू में इम्पोर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन रिपीटेडली आपके सामने जीटीयू में आते हैं, ये मैंने यहाँ पे दिखाने की सिर्फ कोशिश की है। मुझे ये लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में किसी टॉपिक या चैप्टर में से बनाना चाहे, तो प्लीज़ 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 like, share, subscribe. Do not forget to press bell icon to receive new video notification, and please do comment. Thank you.